दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको इंटरव्यू के सवालों से परिचित कराना है। इसीलिए आपको अपना पूरा फोकस सवालों पर ही करना होगा। दोस्तों, यहाँ पाइप फिटर के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में भी ये बातें बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी इस बात पर काफ़ी जोर देकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग अनजाने में ये गलती करते हैं और उनका इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जब भी आप क्लाइंट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपना पासपोर्ट और बायोडाटा ऑफिस में जमा करते हैं और साथ में अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट भी जमा करते हैं। यानी जो चीज़ आप जमा करते हैं इंटरव्यू के टाइम, वो चीज़ इंटरव्यू लेने वाले क्लाइंट की टेबल पर होती है, जिसे देखकर क्लाइंट आपके बारे में जान जाता है। और जैसे ही आप क्लाइंट के सामने जाते हैं तो क्लाइंट सबसे पहले आपके ही दिए गए डॉक्यूमेंट को देखते हुए आपसे आप ही के बारे में पूछता है। आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अब यहाँ पर सभी लोग को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट बनने लगते हैं। एक तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए रहते हैं। लोगों को लगता है कि हमने जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं उसके बारे में क्लाइंट को पता तो होगा नहीं, तो चलो झूठ भी बोल देंगे और इंटरव्यूअर मान लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। कारण इंटरव्यूअर को आपके बारे में पहले से ही पता होता है, क्योंकि आपकी ही दी गई डॉक्यूमेंट उसके टेबल पर पड़ी रहती है। आपके दिए गए जवाब से आपके डॉक्यूमेंट को मैच कर उसी से आपको जज करता है, और जब आपके दिए गए जवाब से उसका डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता तो आपसे बिना कोई सवाल पूछे आपको वहीं से बाहर कर देता है और आपका इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब काफ़ी लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि क्लाइंट ने उनसे बिना कोई सवाल पूछे बाहर क्यों कर दिया। तो कम से कम आप ऐसी गलती न करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यूअर से कभी झूठ न बोलें। और आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है या आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो अपने दिए गए डॉक्यूमेंट की सही सही जानकारी रखें, ताकि पूछने पर आप सही सही बता पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही क्लाइंट के सामने आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्लाइंट के हाथ में आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट रहता है और पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए क्लाइंट आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछता है। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, हर बार पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है, आपके पिता का क्या नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने पासपोर्ट कहाँ से बनवाया है, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। आंसर। दोस्तों, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपसे सवाल पूछा गया है तो जो पासपोर्ट में नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल्स दी गई है वही बताना है। अलग से या अपने मन से कुछ भी नहीं बताना है। इसलिए अपने पासपोर्ट की डिटेल्स हमेशा याद रखें ताकि पूछने पर बता पाएँ। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आप कौन सा जॉब करते हैं। आंसर। आप जो काम करते हैं वो बता सकते हैं। यदि पाइप फिटर हैं तो बता सकते हैं कि सर मैं एक पाइप फिटर हूँ। अगर आप पाइप फैब्रिकेटर हैं तो बताएं कि सर मैं एक पाइप फैब्रिकेटर हूँ। आपका जो भी ट्रेड है आप उसे ही बताइए। इसके बाद क्लाइंट आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, तो इसका आंसर है कि आपने अपने बायोडाटा में वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जो भी डिटेल्स दिया है वही बताना है, अलग से कुछ भी नहीं बताना है। जैसे अगर आपने इंडिया में काम किया है तो बताना है कि सर मैंने इंडिया में फलाने कंपनी में, यानी आपने जिस कंपनी में काम किया है इतने साल काम किया है, यही बताना है। अगर आपने गल्फ़ कंट्री में काम किया है तो बताना है कि सर मैंने गल्फ़ कंट्री में फलाने कंपनी में इतने साल काम किया है। अगर आपने यूरोप कंट्री में काम किया है तो बताना है कि सर मैंने यूरोप कंट्री में फलाने कंपनी में इतने साल काम किया है। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो इसका आंसर है कि यदि आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आपको रनिंग पीरियड ही बताना है कि आप इंडिया में फलाने कंपनी में काम कर रहे हैं। आप बैठे भी हैं तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं बताना है कि आप बैठे हैं। तो पहले से ही तैयारी कर लीजिए कि आपको किस कंपनी का नाम बताना है। कंपनी की कुछ डिटेल्स अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी कंपनी आप बताएंगे, ताकि क्लाइंट के पूछने पर आप फटाफट बता पाएँ। अगर आप सोच सोच के बताएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। उस कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ पर है, उस कंपनी के मैनेजर का नाम, उस कंपनी के मालिक का नाम आदि। दोस्तों, क्लाइंट को इंटरव्यू लेते लेते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है
कि वो आपके फेस के एक्सप्रेशन से या आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपको पकड़ लेता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए क्लाइंट के सामने आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछेगा कि पाइप फिटर या फैब्रिकेटर कौन सा टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आंसर, तो आप काम के दौरान जो भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं बता सकते हैं, जैसे मेजरिंग टेप, ग्राइंडिंग मशीन, हैमर, राइट एंगल, वाटर लेवल, लाइन डोरी, प्लम, स्क्रू ड्राइवर, सेंटर पंच, मार्कर आदि। इस तरह से टूल्स का नाम आप बता सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो इस पर मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। आप और भी टूल्स के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। दोस्तों, आपको ये सवाल आसान तो लगेगा, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं रहता। क्लाइंट मेजर टेप दिखाकर उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि 1 इंच में कितना mm होता है, या मेजर टेप दिखाकर मेजर टेप के ऊपर कहीं भी उंगली रखकर पूछेगा कि ये कितना mm है। आंसर, 1 इंच में 25.4 mm होता है। सवाल आसान है, लेकिन ये फंसाने वाला सवाल है। इसके लिए आपको मेजर टेप देखना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको मेजर टेप देखना नहीं आता तो मेजर टेप पर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख लेना, आपको मेजर टेप देखना अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि ग्राइंडिंग मशीन कितने प्रकार का होता है। आंसर, वैसे तो ग्राइंडिंग मशीन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन, बेंच ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, स्विंग फ्रेम ग्राइंडिंग मशीन। लेकिन क्लाइंट जिस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानना चाहता है वो है पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन, जिसे हम बेबी ग्राइंडर भी कहते हैं। तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन की बात करें तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर, हम AG4, AG5, AG7 और कभी कभी AG9 ग्राइंडिंग मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि AG का मतलब क्या है। तो AG का मतलब है एंगल ग्राइंडर, और ये 4, 5, 7, 9 जो अंक दिया गया है वो ग्राइंडिंग मशीन के व्हील के साइज को बताता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो व्हील के साइज के आधार पे इन सभी ग्राइंडर का नाम रखा गया। जैसे AG4 ग्राइंडिंग मशीन में 4 इंच का व्हील लगेगा, इसी तरह AG5 ग्राइंडिंग मशीन में 5 इंच का व्हील लगेगा, इसी तरह AG7 ग्राइंडिंग मशीन में 7 इंच का व्हील लगेगा, इसी तरह AG9 ग्राइंडिंग मशीन में 9 इंच का व्हील लगेगा। इसके बाद बेबी ग्राइंडर में एक और पेंसिल ग्राइंडर का नाम आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप ग्राइंडिंग मशीन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट आपके सामने कुछ फिटिंग्स रख देगा, जैसे एल्बो, टी या रिड्यूसर, और पूछेगा कि इसका क्या काम है। तो इसका आंसर है कि आपको क्लाइंट को बताना है कि एल्बो पाइप के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पाइप सामने की तरफ जा रहा है और उसके डायरेक्शन को नीचे की तरफ मोड़ना है तो एल्बो को लगाकर उसके डायरेक्शन को नीचे की तरफ मोड़ देंगे और इस तरह इस एल्बो का उपयोग करेंगे। ठीक इसी तरह टी का यूज हम पाइप को 2 डायरेक्शन में भेजने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पाइप सामने से जा रहा है और उसे 2 डायरेक्शन में भेजना है तो वहाँ टी लगाकर पाइप को 2 डायरेक्शन में भेज देंगे और इस तरह से टी का यूज करेंगे। ठीक इसी तरह रिड्यूसर का यूज पाइप के साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 4 इंच के पाइप की लाइन जा रही है और आगे उस पाइप के साइज को बढ़ाकर 6 इंच के पाइप की लाइन को ले जानी है तो हम 4/6 इंच का रिड्यूसर लगा देंगे, जिससे पाइप का साइज बढ़ जाएगा और इस तरह इस रिड्यूसर का उपयोग करेंगे। दोस्तों, एल्बो, टी और रिड्यूसर की तरह और भी फिटिंग्स के बारे में डिटेल से जानना है तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। फिटिंग्स के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि टी कितने प्रकार का होता है। तो टी, इसका आंसर है कि टी 3 प्रकार का होता है। पहला है इक्वल टी, दूसरा है अनइक्वल टी, तीसरा है लेटरल टी। और भी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि 4 इंच पाइप का एल्बो सेंटर 90 डिग्री में कितना होगा। तो इसका आंसर है कि फ्रेंड्स, 4 इंच पाइप का एल्बो सेंटर जानने के लिए हमें 1 इंच पाइप का 90 डिग्री में एल्बो सेंटर मालूम होना चाहिए। तो 1 इंच पाइप का 90 डिग्री में एल्बो सेंटर होता है 38.1 mm। तो 4 इंच पाइप का 90 डिग्री में एल्बो सेंटर 38.1 × 4 बराबर 152.4 mm होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह आप गुना करके और भी पाइप के साइज का 90 डिग्री में एल्बो सेंटर निकाल सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि राइट एंगल का क्या काम होता है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि राइट एंगल का मतलब सही कोण, तो इस टूल्स का इस्तेमाल हम पाइप के 90 डिग्री को चेक करने के लिए करते हैं। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि पाइप कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है कि पाइप 3 प्रकार का होता है। पहला वेल्डेड या सीम पाइप, दूसरा नॉन वेल्डेड या सीमलेस पाइप, और तीसरा जो है हेलिकल या स्पाइरल पाइप। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितने डायरेक्शंस होते हैं। तो इसका आंसर है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 6 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप एंड डाउन। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग में काम किया है, तो बताइए कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है। तो इसका आंसर है कि आप कह सकते हैं कि सर आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होता है। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होता है, इसे प्रूफ कीजिए। तो इसका आंसर है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पाइप के डायरेक्शन को किस तरह दिखाया जाता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सबसे पहले नॉर्थ से साउथ एक लाइन खींची रहती है, उसके बाद ईस्ट से वेस्ट एक लाइन खींची रहती है, उसके बाद अप से डाउन एक लाइन खींची रहती है। अब इसे प्रूव करने के लिए एक सर्कल यानी वृत्त लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल 360 डिग्री में होता है, तो इस सर्कल को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो 360 भागा 3 यानी इसका आंसर होगा 120 डिग्री, यानी इसका प्रत्येक भाग 120 डिग्री का होगा। अब सर्किल यानी जो वृत्त है उसके तीनों भाग की लाइन को आइसोमेट्रिक ड्राइंग की तरह खींचेंगे। नॉर्थ वाली लाइन को बढ़ाकर साउथ तक ले जाएंगे। जिस भाग में लाइन खींचेंगे वो भाग लाइन खींचने की वजह से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी 120/2 बराबर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक इसी तरह ईस्ट वाली लाइन को बढ़ाकर वेस्ट तक ले जाएंगे। जिस भाग में ये लाइन खींचेंगे वो भाग लाइन खींचने की वजह से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी 120/2 बराबर 60, यानी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक इसी तरह डाउन वाली लाइन को बढ़ाकर अप तक ले जाएंगे। जिस भाग में लाइन खींचेंगे वो भाग लाइन खींचने की वजह से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी 120/2 बराबर 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि पहले ये वृत्त 3 भागों में बटा था, अब दोबारा लाइन खींचने की वजह से 6 भागों में बट गया है और प्रत्येक भाग 60 डिग्री का हो गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जिससे ये फिर 2 भागों में बट जाएगा, यानी 60/2 यानी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से प्रमाणित हो गया कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होता है। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि रोलिंग क्या है। तो इसका आंसर है कि अगर पाइप 90 डिग्री से हटकर किसी और डिग्री में या इससे कम डिग्री में जा रहा है या किसी 2 दिशाओं के बीच जा रहा है तो उसे रोलिंग कहते हैं। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि रोलिंग कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है कि रोलिंग 3 प्रकार का होता है, वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल रोलिंग और डबल रोलिंग। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि डबल रोलिंग या बॉक्स रोलिंग क्या है। तो इसका आंसर है कि अगर कोई लाइन 2 दिशाओं के बीच से जा रहा है और उसमें भी पाइप अप या डाउन में चल गया तो उसे डबल रोलिंग या बॉक्स रोलिंग कहते हैं। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आपने कभी पाइप में आउटलेट लगाया है तो वो कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है कि आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि सर आउटलेट 7 प्रकार का होता है। पहला है वेल्डोलेट, दूसरा है सोकोलेट, तीसरा है थ्रेडोलेट, चौथा है लेट्रोलेट, पांचवा है एल्बोलेट, छठवां है नीपोलेट और सातवां है स्वीपोलेट। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि ड्राइंग में पाइप के कोड के बगल में ASME या ASTM दिया रहता है, तो ये ASME और ASTM क्या है। तो इसका आंसर है कि ASME का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और ASTM इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ASME और ASTM ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका की एक ऐसी संस्था है जो पाइप के कॉम्पोजिशन को डिफाइन करती है और डिसाइड करती है कि कौन कौन से पाइप के मटेरियल में कौन कौन सा मेटल कितनी मात्रा में रहेगा, यानी पाइप के कोड्स को निर्धारित करती है। अगर आप पाइप को देखेंगे तो इसका लोगो मिलेगा
और पाइप के कोड के साथ ASME या ASTM लिखा हुआ जरूर मिलेगा। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि प्लांट ड्राइंग में कितनी दिशाएं होती हैं और ये कितने डिग्री में होता है। तो इसका आंसर है कि प्लांट ड्राइंग में 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये 90 डिग्री में होता है। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि कितने इंच से पाइप का जो साइज है पाइप के OD के बराबर होता है। तो इसका आंसर है कि 12 इंच से ऊपर के पाइप का साइज जो होता है पाइप के OD के बराबर होता है। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से जानना है तो मैंने इस पर एक वीडियो डिटेल्स में बना रखी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि वर्क परमिट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, साइट पर काम करने से पहले हमें वर्क परमिट क्यों चाहिए। तो इसका आंसर है कि वर्क परमिट एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो किसी कंपनी के अंदर खास काम के साथ सीमित समय के लिए ऑथोराइज पर्सन के द्वारा जारी किया जाता है। वर्क परमिट कई तरह के होते हैं। पहला है हॉट वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, चौथा है हाई रिस्क वर्क परमिट, पांचवा है एक्सक्वेशन वर्क परमिट, छठवां है रेडिएशन वर्क परमिट। यानी कोई भी वर्क परमिट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसे जारी करने से पहले सेफ्टी ऑफिसर उस काम के दौरान होने वाले खतरे को ध्यान में रखकर उस जगह का निरीक्षण करता है और जो भी कारीगर काम करने वाला है उसे उस काम की पूरी जानकारी है या नहीं, इससे संतुष्ट होने के बाद ही वर्क परमिट को जारी करता है। इससे दुर्घटना होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए साइट पर काम करने से पहले हमें वर्क परमिट चाहिए ताकि होने वाले खतरे को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कन्फाइंड स्पेस क्या है। तो इसका आंसर है कि ऐसा स्थान जहां आने जाने का रास्ता कंजेस्टेड हो और एक ही हो, इंसान के रहने लायक नहीं हो, तो उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, जैसे टैंक, वेसल आदि। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।